स्टूडेंट्स ब्रेक पे जाने से पहले we were talking about the solid waste management, right? और solid waste management में हमने छोटी सी बात की solid waste के ऊपर, then we moved on to solid waste management. और management के अंदर भी हमने जो बेसिकली इसकी एक फेज है, एक स्टेज है, जो कलेक्शन स्टेज है, कलेक्शन फेज है, उसके ऊपर बात की. नाउ वी आर मूविंग ऑनवर्ड्स. और कलेक्शन स्टेज के बाद जैसे आप देख रहे हैं डेफिनेशन अभी उधर ही मौजूद है कि जनाब सेकंड स्टेज जो है बेसिकली वो आपका रिकवरी प्रोसेस है. सो पार्टिसिपेंट्स, रिकवरी प्रोसेस जो स्टेज नंबर 2 के तौर पे हमारे पास मौजूद है जी इन द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम. इसके ऊपर हम बात शुरू करने लगे हैं. स्टेज नंबर 2 है हमारे पास, इन द स्टेज इज नेम्ड एज रिकवरी प्रोसेस. पार्टिसिपेंट्स, यू सी कि जनाब ये जो रिकवरी प्रोसेस है, देखें सॉलिड वेस्ट को हमने पिकअप किया या पिकअप करते हैं जी पूरे शहर से, शहर के मशरक से, मगरब से, शमाल जनूब से, जहां से भी. तो भाई उसके लिए उसके बाद जो है हमने इसको रिकवरी प्रोसेस के लिए सॉलिड वेस्ट को लेके जाना होता है. एंड फॉर दैट पर्पस पार्टिसिपेंट्स, रिकवरी प्रोसेस के लिए हमारी जो नीड है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है, दैट इज कि अच्छा जनाब हमारे पास प्रॉपर ट्रांसफर स्टेशंस या ट्रांसफर स्टेशन का होना जरूरी है. अभी जो ट्रांसफर स्टेशंस हैं, ट्रांसफर स्टेशन इटसेल्फ इज अ सेंट्रलाइज्ड फैसिलिटी. इट इज इटसेल्फ इज अ सेंट्रलाइज्ड फैसिलिटी जहां पे पूरे शहर से सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करके आपने लेके जाना है, सेंट्रल प्लेस के ऊपर लेके जाना है. अब ये जो ट्रांसफर स्टेशन है, जो सेंट्रलाइज्ड फैसिलिटी है टू हैव द सॉलिड वेस्ट, उस्ताद माजिद साहब ने जो है वो सॉलिड वेस्ट को पिक किया और ट्रक मौजूद था, सॉलिड वेस्ट को लेके जाना है ट्रांसफर स्टेशन. ट्रांसफर स्टेशन जो है प्रेफरेबली इट शुड बी एट द सेंटर ऑफ द सिटी, शहर के मरकज में होना चाहिए. क्यों? ताकि तमाम एरिया से इसकी जो एक्सेस है वो एक जैसी पड़े. ऐसा नहीं कि अच्छा उस्ताद समीउल्लाह जो है वो 15 मिनट में अपनी गाड़ी पहुंचा दे और उस्ताद माजिद जो है वो यूं ट्रक चलाता चलाता जो है घंटे बाद पहुंच रहा हो. भाई मेरे भी हुकूक हैं. आप मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट सिस्टम में आपने हर एक छोटी छोटी चीज को आपने जगह देनी होती है, आपने इंपॉर्टेंस देनी होती है. तो जनाब सेंटर में, अब आपके जहन में होगा जी शहर के मरकज में होगा तो मसाइल नहीं होंगे. और पहली बात तो ये है कि यही तो है ना टाउन प्लानिंग, अर्बन मैनेजमेंट. जब आप शहरों के अंदर तय करते हैं कि ट्रांसफर स्टेशन कहाँ होगा और आप प्रेफर करते हैं कि अच्छा जनाब ये ट्रांसफर स्टेशन जो है इसके करीब रेडियस में कोई मार्केट नहीं होनी चाहिए, कोई पार्क नहीं होना चाहिए, कोई रेजिडेंशियल एरिया नहीं होना चाहिए, कोई लाइब्रेरी वगैरह, कोई स्कूल कॉलेज वगैरह नहीं होना चाहिए. यही तो अर्बन मैनेजमेंट है आपकी. और एट द सेम टाइम ये भी अर्ज करता चलूं कि ट्रांसफर स्टेशन के ऊपर हमने बहुत ज्यादा वक्त के लिए सॉलिड वेस्ट को रखना भी नहीं होता. यहाँ पे हमने मैक्सिमम जो है वो 24 आवर्स के लिए या मैक्सिमम 48 आवर्स के लिए हमने सॉलिड वेस्ट को रखना है. उसके बाद हमने इसको तीसरी स्टेज पे लेके चले जाना है, विच इज द डिस्पोजल स्टेज. फॉर दैट पर्पस हमारे पास ट्रांसफर स्टेशन जो है किसी सेंट्रलाइज्ड लोकेशन के ऊपर मौजूद होना जरूरी है. अब यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड करता चलूं कि ये जरूरी नहीं है कि जी सॉलिड वेस्ट जो है वो बेसिकली ट्रांसफर स्टेशन जो है वो शहर का एक ही हो. आप इसके नंबर्स को बढ़ा सकते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन कि अच्छा आपके शहर का साइज कितना है. इट डिपेंड्स अपॉन कि अच्छा जनाब आपके शहर की पॉपुलेशन कितनी है. इट डिपेंड्स अपॉन कि आपके शहर से डेली बेसिस पे कितने टन सॉलिड वेस्ट है वो कलेक्ट होके पहुंचता है. तो अकॉर्डिंग टू दैट आप इसके नंबर्स को, ट्रांसफर स्टेशन के नंबर्स को यू मे इंक्रीज. नाउ इट डिपेंड्स अपॉन योर पॉकेट. आपके पास पैसे कितने हैं, क्योंकि ट्रांसफर स्टेशन को डेवलप करना है, उसके ऊपर जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट है वो भी आपने इंस्टॉल करना है, उसके ऊपर आपने स्टाफिंग भी करनी है, वहां पे आपने लोग हायर करने हैं जो कि अपना काम करेंगे. Now it depends upon you, depends upon your pocket. But in ideal scenario, ट्रांसफर स्टेशन एज पर द नीड जो है आपके पास मौजूद होने चाहिए, सो दैट के कलेक्शन के बाद ट्रांसफर स्टेशन सॉलिड वेस्ट को जो है वो ट्रांसफर स्टेशन के ऊपर पहुंचाया जा सके. ट्रांसफर स्टेशन के ऊपर सॉलिड वेस्ट पहुंच गया, फिर क्या होना है जी? ट्रांसफर स्टेशन के ऊपर जब सॉलिड वेस्ट पहुंच गया
उस्ताद माजिद और उस्ताद समीउल्लाह जो है वो अपनी गाड़ियां लेके सॉलिड वेस्ट लेके पहुंचे ट्रांसफर स्टेशन पे। ट्रांसफर स्टेशन पे आगे मौजूद है जी तैमूर मौजूद है, ट्रांसफर स्टेशन, मैं ये फर्जी नाम बोल रहा हूँ जी, ट्रांसफर स्टेशन पे तैमूर मौजूद है, ट्रांसफर स्टेशन पे जो है वो शाहिद मौजूद है, ट्रांसफर स्टेशन पे नवाज मौजूद है जी, नवाज मौजूद है। अभी जो नवाज है, ये जो तैमूर है, ये जो शाहिद है, इन्होंने अपना काम करना है। ये देखेंगे वो गाड़ियां आ गई हैं, उस्ताद माजिद साहब की गाड़ी आ गई है, उस्ताद माजिद और समीउल्लाह ने गाड़ी खड़ी करनी है और हमने अपना काम करना है, बैठ के चाय पीनी है, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई है। भाई ये जो नवाज है, ये जो तैमूर है, ये जो शाहिद है, इन्होंने अपना काम करना, और इनका काम क्या है? और भाई ये जो ट्रांसफर स्टेशन है, यहाँ पे सैग्रीगेशन ऑफ वेस्ट टेक्स प्लेस। अच्छा, सैग्रीगेशन ऑफ वेस्ट यहाँ पे होनी, क्या मतलब जी सैग्रीगेशन? अब इसमें जो शाहिद है वो अपने मतलब का वेस्ट तलाश करेगा, कैसे जनाब? वो देखेगा मेरे मतलब, और इसके मतलब का वेस्ट क्या है, इसका काम है कैसे जनाब ऐसी तमाम चीजें जो रिसाइकलेबल हैं उनको अलग करना, रिसाइकलेबल वेस्ट को सेपरेट करना। दिस इज द जॉब ऑफ द शाहिद। शाहिद अपना काम करेगा। जो तैमूर है, बेसिकली तैमूर अपने मतलब का वेस्ट तलाश करेगा और उसके मतलब का वेस्ट। अच्छा जी, अगर आपके मुल्क में सेटअप है तो भी तैमूर देखेगा कि एनर्जी प्रोड्यूसिंग जो वेस्ट है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग जो मटेरियल्स हैं बेसिकली, उनको सेपरेट करेगा, उनको सेपरेट करेगा कि अच्छा इससे हमने एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, सैग्रीगेशन हो रही है। और जो नवाज है वो कुछ नहीं कर रहा, वो बैठा है सर पे दोनों के खड़ा है और जल्दी करो जल्दी करो। क्यों? क्योंकि नवाज को पता है कि भाई जिनको अपने मतलब का वेस्ट निकाल लें दो, बाकी जो बचेगा वो मेरा होगा सारे का सारा। यानी जो किसी काम का नहीं रहेगा वो नवाज के पास जाए, वो नवाज के पास जाए। अब यहाँ पे क्या होना है, दुनिया में किसी भी मुल्क की तरह, मैं रिपीट कर रहा हूं, दुनिया में किसी भी मुल्क की तरह पाकिस्तान के अंदर भी गार्बेज परचेज मैकेनिज्म मौजूद है, जो 1992 के वक्त पाकिस्तान ने डेवलप किया था, डिजाइन किया था। तो भाई गार्बेज परचेज मैकेनिज्म के तहत क्या होना है, भाई जो ट्रांसफर स्टेशन का जो सुपरवाइजर है, शहबाज है, जो शहबाज के पास जो है वो बेसिकली पहुंचेगा, कोई रेलेवेंट स्टेक होल्डर पहुंचेगा और उसने आगे जो है बेसिकली शहबाज को पैसे देने और उससे अपने मतलब का वेस्ट रिसाइकलेबल मटेरियल्स को उठा के चले जाना। अब बजाय इसके कि शहबाज वो पैसे अपनी जेब में डाले, भाई वो ट्रांसफर स्टेशन की किसी नीड को पूरा करे, वो ट्रांसफर स्टेशन के ऊपर इन्वेस्ट करे, उसको डेवलप करे। तो भाई सिस्टम्स को आप अपने कदमों पे खड़ा कर सकते हैं। सॉलिड वेस्ट को आपने कलेक्ट किया, आपने सेग्रीगेट किया और आगे बेच दिया, जबरदस्त। और जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग वेस्ट है उसके लिए भी अलग से, और जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर है वो आएगा, वो शहबाज को पैसे देगा और अपने मतलब का वेस्ट लेके चला जाएगा। तो ये सैग्रीगेशन है, ये रिमूवल है, और यहाँ से रिसाइकलेबल वेस्ट को आपने भेज दिया रेलेवेंट स्टेक होल्डर के पास, एनर्जी प्रोड्यूसिंग वेस्ट को आपने भेज दिया रेलेवेंट स्टेक होल्डर के पास। नाउ आपके पास जो वेस्ट है वो थोड़ा सा रह गया, क्वांटिटी कम रह गई है, बाकी वेस्ट आपने निकाल दिया, आपने पैसे कमा लिए उससे। अब इस स्टेज को, इस वेस्ट को आपने तीसरी स्टेज पे लेके जाना, जो कोई नहीं लेके गया, आप ये समझ रहे हैं ये किसी काम का नहीं है, इसको हमने ठिकाने लगाना है। और ठिकाने लगाने वाली जो स्टेज है हमारे पास, वो तीसरी स्टेज है डिस्पोजल। लेकिन उससे पहले ट्रांसफर स्टेशन पे मौजूद जो नवाज है उसका काम है, उसका काम क्या है? भाई जो ट्रांसफर स्टेशन है वहां पे हाइड्रोलिकली पावर्ड कंपैक्टर जो है वो आपने इंस्टॉल करने होते हैं, लगाने होते हैं, और उस कंपैक्टर की मदद से सारे के सारे सॉलिड वेस्ट को आपने क्या करना है, कंप्रेस करना है, ताकि उसकी डेंसिटी जो है बेसिकली आने लगे। एंड आफ्टर दैट आप उस सारे के सारे सॉलिड वेस्ट को उठा के तीसरी स्टेज पे लेके जाते हैं, एंड तीसरी स्टेज इज नन अदर देन द वेस्ट डिस्पोजल। अब जैसे वेस्ट डिस्पोजल पे कहानी पहुंचती है तो यहाँ से एक नई कहानी शुरू हो जाती है जनाब। तो तीसरी स्टेज है हमारे पास, विच इज द फाइनल स्टेज। ये फाइनल स्टेज है, और ये फाइनल स्टेज जो है इसको हैंडल करने के लिए वी आर हैविंग सम अवेलेबल टेक्निक्स टू डिस्पोज ऑफ द सॉलिड वेस्ट। वेस्ट को आगे डिस्पोज ऑफ करने के लिए वी आर हैविंग सम टेक्निक्स अवेलेबल टू अस। नाउ इट इज अप टू यू कि आप इन टेक्निक्स में से किस टेक्निक को चूज करते हैं। आपकी अकल पे डिपेंड करेगा कि आप किसको चूज करते हैं और किसको इस्तेमाल करते हुए सॉलिड वेस्ट को आपने डिस्पोज ऑफ करना है। जहां तक इसके डिस्पोजल का ताल्लुक है, इसकी टेक्निक्स का ताल्लुक है, वेस्ट डिस्पोजल की टेक्निक्स का ताल्लुक है, अगर हम देखें तो नंबर 1 पे हमारे पास जो टेक्निक अवेलेबल है दैट इज नन अदर देन द ओपन डंपिंग, जो बहुत कॉमन है माशाल्लाह से, हमारी सबसे पसंदीदा टेक्निक है वो यही है।
नंबर 2 पे जो टेक्निक अवेलेबल है दैट इज नन अदर देन द कंपोस्टिंग। अच्छा, ये अच्छी टेक्निक है। नंबर 3 पे अगर हम देखें तो भाई नंबर 3 पे जो टेक्निक अवेलेबल है दैट इज नन अदर देन द इंसिनरेशन। भाई नंबर 4 पे अगर हम देखें तो जो हमारे पास टेक्निक अवेलेबल है दैट इज द लैंडफिलिंग या लैंडफिल मेथड। लैंडफिल मेथड, अभी कुछ टेक्निक्स आगे हमारे पास अवेलेबल हैं और इनको इस्तेमाल करते हुए हम सॉलिड वेस्ट को क्या कर सकते हैं जनाब, डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। अब यहां से आगे नई कहानी शुरू हो रही है, तो इन टेक्निक्स को हमने 1 बाय 1 पढ़ना है। रिमेंबर दैट के पास पेपर्स में सवाल भी आया हुआ है, अगर वो सिर्फ डिस्पोजल टेक्निक्स का पूछे तो यहां से आगे कहानी शुरू करनी है आपने, इससे पहले जो पढ़ाया वो लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ओवरऑल वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पूछ रहा है, वो आप सारा बताएं, लेकिन सिर्फ अगर डिस्पोजल टेक्निक्स पे सवाल आए तो फिर आपने सिर्फ ओपन डंपिंग, कंपोस्टिंग, इंसिनरेशन, लैंडफिल मेथड लिख के आपने सवाल पूरा करना होता है, ये याद रखना है। नाउ वी सी पार्टिसिपेंट्स, जनाब ये जो टेक्निक्स अवेलेबल हैं हमारे पास, ओपन डंपिंग, कंपोस्टिंग, इनसे 1 बाय 1 इनको पढ़ेंगे। कमिंग टू द ओपन डंपिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल अलग से हेडिंग बना लें इसकी, ओपन डंपिंग पे आ जाएं। भाई ओपन डंपिंग को अगर हम देखें, इसको अलग से अब हमने यहां से नई कहानी शुरू करनी है। मैं बोर्ड को क्लियर कर लूं जी सबसे पहले। देखिए जी, ओपन डंपिंग जो हमारे पास एक डिस्पोजल टेक्निक्स के तौर पे मैंने लिखा, मैंने लिख दी है, क्योंकि लिखता पढ़ता है, क्या करें, मजबूरी है। ओपन डंपिंग है क्या? अब ये तो बहुत बड़ी आसान सी चीज है। ओपन डंपिंग जो है, इट इज ऑल अबाउट एन ओपन डिपोजिशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। ओपन डिपोजिशन ऑफ सॉलिड वेस्ट इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटीज। शहर के इर्द गिर्द, शहर के नवा में आप कोई एक जगह का तयन करते हैं, एक जगह सेलेक्ट करते हैं, डंपिंग साइट को सेलेक्ट करते हैं और सारे का सारा सॉलिड वेस्ट जाके उस जगह पे जाके डंप कर दिया। दैट इज द ओपन डंपिंग, जो बहुत कॉमन है हमारे यहाँ, बहुत कॉमन है, पूरी की पूरी डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर जो है बहुत कॉमन है। बट एट द सेम टाइम पार्टिसिपेंट्स में ये करता चलूं कि जो ओपन डंपिंग है, जो ओपन डंपिंग है, मैंने लिखवा दिया, इसमें कोई शक नहीं है, बट एट द सेम टाइम इट इज एन अनसेफ प्रैक्टिस टू डील विद सॉलिड वेस्ट। It is an unhealthy, it is an unscientific way to deal with the solid waste. Unsafe, unhealthy, why so? भाई आप ही मुझे बताएं कॉमन सेंस। सॉलिड वेस्ट को शहर के अंदर से निकाल के शहर से चंद किलोमीटर दूर जाके फेंक आने से क्या वहां पे जाके सॉलिड वेस्ट आपसे दोस्ती कर लेगा? क्या वहां पे जाके वो एयर पोल्यूशन नहीं करेगा? क्या वहां पे जाके वो वाटर पोल्यूशन के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करेगा? क्या वहां पे जाके वो लैंड पोल्यूशन नहीं करेगा? क्या वहां पे जाके उसने दोस्ती कर लेनी है आपसे? भैया ऐसा तो नहीं है, इश्यूज विल रिमेन सेम। हाँ, मैक्सिमम जो बेनिफिट आप हासिल कर सकते हैं वो एक है, अच्छा हाँ जी, आपके शहर जो है वो साफ सुथरे हो जाएंगे, बट द एनवायरमेंटल कंसर्न्स रिमेन्स एज इट इज। तो इसी बुनियाद पे ये कहा कि ये अनसेफ है, ये अनसाइंटिफिक तरीकाकार है, बट स्टिल वी सी कि अच्छा the developing world used to depend upon this particular technique. पाकिस्तान के किसी भी शहर में आप चले जाएं, शहर से 6-7 किलोमीटर दूर होते हैं आप पहले ही, बल्कि मोस्टली हमारे यहाँ तो 4 किलोमीटर भी है, 3 किलोमीटर भी है। हमारे यहाँ क्या बात करते हैं, हमारे यहाँ तो शहर के बीचों बीच ओपन डंपिंग साइट्स पर एक बदबूदार जगह हमारा इस्तकबाल करती है। किसी भी शहर में दाखिल होने से पहले हमें पता है वो शहर की डंपिंग साइट होती है। ठीक है, दरिया के किनारे पे हमने सॉलिड वेस्ट को डंप किया होता है, क्या वो सेफ है? ठीक, हमने जंगल के अंदर सॉलिड वेस्ट को डंप किया, क्या वो सेफ है? ठीक, हमने दुकानों के आसपास जो है, रेजिडेंशियल एरिया के आसपास जो है वो सॉलिड वेस्ट को डंप किया होता है, क्या ये सेफ है? भाई ये अनसेफ है, ये अनसाइंटिफिक टेक्निक है एंड इट मस्ट बी डिस्करेज्ड। और मैं नहीं कह रहा, इंटरनेशनली इसको डिस्करेज किया गया है। मैं कौन होता हूँ इस तरह की बातें करने वाला? एज पर रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, और ये जो रियो डिक्लेरेशन है ये अर्थ समिट के अंदर 1992 की प्रोडक्ट है, जो मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स के ऊपर मुश्तमिल है। उसमें से एक प्रिंसिपल ये सादा अल्फाज में कहा गया कि जनाब ओपन डंप जो है, ओपन डंपिंग मस्ट बी डिस्करेज्ड अक्रॉस द ग्लोब। इसको डिस्करेज करना चाहिए क्योंकि ये अनसेफ है, क्योंकि ये अनसाइंटिफिक है।
तो पहली बात तो ये है, इट मस्ट बी अवॉइडेड, इसको अवॉइड कर लेना, इसको कैरी आउट ना करना, ये ज्यादा बेहतर है, ये ज्यादा मुनासिब है। बट स्टिल अगर आपने हमें ओपन डंपिंग ही करनी है, बावजूद इसके कि और टेक्निक्स मौजूद है और अकल को इस्तेमाल नहीं करना आपने, और खामखा में ओपन डंपिंग करनी है, तो बराहे मेहरबानी, बराहे करम, थोड़ा सा चंद चीजों को जहन में रख लेना जरूरी है। कब जहन में रख लेना जरूरी है? व्हाइल चूजिंग द डंपिंग साइट्स, जो डंपिंग साइट्स हैं आपकी, उनको सिलेक्ट करते हुए आप कोशिश करें कि डंपिंग साइट्स जो हैं they should be they must be away from the water bodies। जाएं सवात में दरियाओं के ऊपर, हमने नहीं उसके अंदर सॉलिड वेस्ट को जाएं मुजफ्फराबाद में झेलम रिवर के अंदर सारे का सारा मुजफ्फराबाद का वेस्ट है। किसी भी शहर में जाएं आप पाकिस्तान में, रावी का हशर देखें, नाला लई का हशर देखें, ठीक हमने उधर फेंका हुआ है, but it must be away from the water bodies। डंपिंग साइट्स जो हैं they must be away from the green belts या forests, ऐसा नहीं है। They must be away from the residential areas। मैं कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है किसी से, दावे से कहता हूँ आपके घरों में के पास जो खाली प्लॉट होता है माशाल्लाह से वो पूरे मोहल्ले की डंपिंग साइट बना होता है। आपने भी तो वैसे ही करना है ना, पूरे घर की सफाई की, सारा गंद निकाला, निकाल के यूं किया और यूं साथ वाले प्लॉट में फेंक दिया। जब तक उसके ऊपर कोई घर नहीं बनता तब तक वो मोहल्ले की डंपिंग साइट होती है। ये अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं। We need to think over it. The authorities need to take steps over it. Away from the residential areas होना चाहिए, away from the market होना चाहिए, away from the agricultural land होना चाहिए, agricultural land से दूर होना चाहिए। भाई ये solid waste की dumping sites कहाँ फेंके हैं? मार्स पे फेंके हैं, चांद पे फेंके हैं, और इतना सारा कुछ करना है तो भाई जमीन कहाँ से लाएं? फिर भाई कोशिश कर लें, अगर आपके मुकद्दर में हुआ तो ठीक है, कोशिश कर लें बैरल लैंड को चूज करें आप टू हैव द डंप सॉलिड। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन योर लक कि वो बैरल लैंड जो है वो शहर से कितने किलोमीटर दूर आपको अवेलेबल होती है। इसीलिए पहले सादा अल्फाज में कह दिया कि भाई इट मस्ट बी अवॉइडेड, इसको अवॉइड कर लेना अच्छा है। अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो बराहे मेहरबानी कोशिश कर लें इन चंद चीजों को जहन में रख लिया जाए, सो दैट कि इसके इम्पैक्ट को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही लेकिन रिड्यूस किया जा सके। बट स्टिल पहली कंडीशन सेम रहेगी कि भाई इसको अवॉइड कर लेना ज्यादा बेहतर है, इसको अवॉइड कर लेना ज्यादा मुनासिब है। अच्छी बात होगी जनाब, इसको अवॉइड कर लेना ज्यादा बेहतर है, ज्यादा मुनासिब है, क्योंकि ये एक अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस है, क्योंकि ये बेसिकली एक अनसेफ प्रिंसिपल टेक्निक हमें के तौर पे हमें देखने को मिलती। नाउ वी सी पार्टिसिपेंट्स कि जनाब ये जो सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए जो एक टेक्निक हमारे पास मौजूद थी ओपन डंपिंग के नाम से, इसके ऊपर हमने बात की। नाउ वी आर हेडिंग ऑनवर्ड्स, और नंबर 2 पे हम लोगों ने जो टेक्निक लिखी दैट वाज कंपोस्टिंग आई गेस। हाँ यस, कंपोस्टिंग। नंबर 2 पे आ जाए। नंबर 2 पे हमारे पास जो है एक बच्चा है मोहम्मद आईफोन, अगर ये कोई आपकी क्लास का है तो कोऑर्डिनेटर अगर मुझे सुन रहे हैं तो इसको देखें जी, अगर क्लास का है तो इसको इन करें। आईफोन क्या हुआ, मोहम्मद आईफोन, इसको बैच नंबर लिखे आगे। अच्छा, आईफोन और ओप्पो 21 तो पता नहीं किस किस नाम से ज्वाइन होते रहते हैं क्लास में, है अपना नाम क्यों नहीं लिखते पूरा बैच नंबर वगैरह। अच्छा तो जनाब नंबर 2 पे आ जाए। नंबर 2 पे मैंने कहा क्या है जी हमारे पास कंपोस्टिंग की टेक्निक। अब ये कंपोस्टिंग किस बला का नाम है जी, डिस्पोजल टेक्निक है हमारे पास। ये है क्या पार्टिसिपेंट्स, यू सी कंपोस्टिंग की जो टेक्निक है टू डिस्पोज ऑफ द सॉलिड वेस्ट, थैंक यू आकाश। कंपोस्टिंग की जो टेक्निक है टू डिस्पोज ऑफ द सॉलिड वेस्ट, कंपोस्टिंग इटसेल्फ जो है it is a controlled biological decomposition of solid waste। बहुत सारा, और यहाँ पे जो वेस्ट है that is preferably, जो वेस्ट है बेसिकली प्रेफरेबली जो वेस्ट आप हैंडल कर रहे हैं, इस वेस्ट के लिए इस टेक्निक का सहारा लिया जाता है। दैट वेस्ट इज ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए इस पर्टिकुलर टेक्निक को सिलेक्ट किया जाता है। एक बात हो गई। अच्छा, इसमें 2 चीजें कही गई।
एक तो इसमें नजर आ रहा है कि इट इज अ कंट्रोल्ड बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन। कंट्रोल से मुराद क्या है? अभी कंट्रोल से मुराद है एक सेट इन्वायरमेंट चाहिए हमें, पैरामीटर्स हमने सेट करने हैं, उनको मेंटेन करना है, तब जाके हमने जो बेसिकली इस पर्टिकुलर कंपोस्टिंग के प्रोसेस को कैरी आउट करना है। बल्कि पैरामीटर्स आप लिख लें, एक डिजायर्ड इन्वायरमेंट जो है हमें एस्टैब्लिश करने की जरूरत होती है। और वो डिजायर्ड इन्वायरमेंट जो है वो कब एस्टैब्लिश होगा? चंद पैरामीटर्स हैं, अगर आप चाहें तो आप इसको अलग हेडिंग से भी लिख सकते हैं, पैरामीटर्स इन कंपोस्टिंग। फॉर एग्जांपल नंबर 1 पे कार्बन नाइट्रोजन रेशो है। अब नाइट्रोजन रेशो का साइन वही है जो मैथ्स में यूज करते हैं। कार्बन नाइट्रोजन रेशो की अगर हम बात करें तो 30:1 के हिसाब से, 30:1 के हिसाब से 30 इज फॉर कार्बन, 1 इज फॉर नाइट्रोजन। नंबर 2 पे अगर देखें तो मॉइस्चर है जी, आइडियल मॉइस्चर जो हमें दरकार है दैट इज अप टू 50 to 60% जी, 50 से 60% जो है आइडियल मॉइस्चर हमें चाहिए। नंबर 3 पीएच जो है उसको हमने मेंटेन करना होता है, ये शुड बी 6 to 8 की, 6 से 8 हमें पीएच जो है वो मेंटेन करनी होती है। नंबर 4 पे अगर देखें टेम्परेचर है जी, बड़ा क्रूशल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर को देखें तो जो मिनिमम टेम्परेचर दरकार है दैट इज 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 to 15 डिग्री। और जो मैक्स टेम्परेचर हमें दरकार है, मैक्स टेम्परेचर है दैट रेंजेस अप टू 75 डिग्री। बट एट द सेम टाइम साथ ही साथ कोट करता चलूं, इन मोस्ट ऑफ द केसेस डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो जानी है, कंप्लीट हो जाती है अराउंड 60 या बिटवीन 55 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर तो कंप्लीट हो जाए तो अच्छी बात है, कोई जरूरत नहीं है कि दर्जा हरारत को 75 पे लेके जाएं। लेकिन अगर नहीं होती तो वी हैव अ चॉइस कि अच्छा हम टेम्परेचर को 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जा सकते हैं। तो ये पैरामीटर्स हैं, ना सिर्फ ये बल्कि एक और पैरामीटर भी इसमें लिखें, दैट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को अगर हम देखें तो दैट इज कम चाहिए हमें, 5 to 15% हमें जो है बेसिकली क्या चाहिए, ऑक्सीजन जो है वो इसकी जरूरत रहती है। तो भाई चंद पैरामीटर्स हैं, इनको हमने एस्टैब्लिश करना है, इनको हमने मेंटेन करना है टू हैव द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग। अब इसमें दूसरी चीज जो यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर ही मेंशन्ड हमें नजर आ रही है, अच्छा आपने कहा या मैंने कहा कि जी ये बायोलॉजिकल प्रोसेस। बाय द वे ये बायोलॉजिकल का लफ्ज क्यों यूज हुआ है यहाँ पे? भाई इसलिए यूज हुआ है क्योंकि इसके अंदर जो चीजों को डिकम्पोज करने के लिए आप जिन चीजों की सर्विस लेते हैं वो बेसिकली बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं। भाई हमने बायोलॉजिकल एजेंट्स को यूज करते हुए चीजों की ब्रेकडाउन करवानी है, चीजों की डिकम्पोजिशन कर। एजेंट्स में अब यहाँ पे जेम्स बॉन्ड नहीं है, भाई एजेंट से मुराद यहाँ पे बैक्टीरिया हो सकता है, बैक्टीरियाज हो सकते हैं, और भाई वायरसेस को आप यूज कर सकते हैं, और भाई आप क्या कहते हैं इसको अपना प्रोटोजोन्स को यूज कर सकते हैं, इट इज अप टू यू। और भाई आप जो है क्या कहते हैं इसको अपना, अल्लाह आपका अमीर नासिर हो, अपना रोटीफर्स को यूज कर सकते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट है, अच्छे डिकम्पोजर्स हैं। और भाई आप यूज कर सकते हैं वर्म्स को यूज कर सकते हैं, बिलखसूस अर्थ वर्म्स को यूज कर सकते हैं, बेहतरीन डिकम्पोजर्स हैं, इनके सर्विसेज लेते हैं। और भाई आप यहाँ पे क्या कहते हैं इसको अपने ये अपना फंगल स्पीशीज को यूज कर सकते हैं, फंगल स्पीशीज फंजाई को यूज कर सकते हैं। We do have multiple options available to us। अच्छा जनाब बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, उनको यूज करते हुए हमने वेस्ट को, ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करवाना है, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कंपोस्टिंग कहा जाता है। नाउ वी सी, बल्कि थोड़ा सा अगर और इसको एडवांस लेवल पे लेके जाना तो लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल हैं, क्या नाम है इसका अपना, हाँ बैसिलस ब्रेविस है, उसको यूज कर सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, बैसिलस ब्रेविस। फॉर एग्जांपल बैसिलस सबटिलिस है, इसको यूज कर सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। फॉर एग्जांपल अल्लाह आपका भला करे, क्या कहते हैं इसको अपना, हाँ जी एस्परजिलस फ्यूमिगेटस है, इसको यूज कर, अगर ये याद रह जाए तो ठीक है, अदरवाइज परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऊपर जनरल लिख दें कि अच्छा बैक्टीरिया वायरस वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस है, इसको भी यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो क्या कहते हैं इसको, हाँ जी ह्यूमिकोला ग्रीजी है, उसको यूज कर सकते हैं जनाब, ह्यूमिकोला ग्रीजी को यूज कर सकते हैं in this particular process. So we do have options available to us. अच्छा जनाब, एक हमने सेट एनवायरनमेंट एस्टैब्लिश करना है, और सेट एनवायरनमेंट एस्टैब्लिश करने के बाद हमने बायोलॉजिकल एजेंट्स की मदद से वेस्ट को डिकम्पोज करवाना है, उसकी ब्रेकडाउन करवानी है, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस का जो नाम है बेसिकली वो कंपोस्टिंग। बहुत ज्यादा
हम होपिंग सो कि आप इस बात को समझ गए कि कंपोस्टिंग है क्या। इन दो चीजों को अगर आप चाहें तो अलग हेडिंग्स के नीचे भी लिख सकते हैं। इसके लिए जो ऊपर मैंने जिक्र किया, मैंने कहा कि आप पैरामीटर्स इन कंपोस्टिंग हेडिंग बना लें। ये नीचे जो एजेंट्स आप लिखे हुए, इसके लिए भी अगर आप चाहें तो अलग हेडिंग यूज कर सकते हैं। आप यूं लिख लें कि बायोलॉजिकल एजेंट्स इन्वॉल्व्ड इन कंपोस्टिंग, इस तरह से आप हेडिंग भी यूज कर सकते हैं। तो खैर बात को आगे बढ़ा। अब नाउ वी सी कि जो कंपोस्टिंग का सिलसिला है, कंपोस्टिंग का प्रोसेस है, जिसमें हमने बात की कि भाई वेस्ट को हमने डीकंपोज करना है। तो ये जो कंपोस्टिंग का प्रोसेस है इटसेल्फ जो है ये 3 स्टेजेस के ऊपर मुश्तमिल है। इटसेल्फ जो है बेसिकली कंपोस्टिंग का प्रोसेस जो है ये 3 स्टेजेस को, बल्कि आप अलग हेडिंग ही बना लें स्टेजेस ऑफ कंपोस्टिंग के नाम से, स्टेजेस ऑफ कंपोस्टिंग के नाम से। और स्टेजेस ऑफ कंपोस्टिंग में 3 स्टेजेस हैं। नंबर 1 पे हमारे पास मीसोफिलिक फेज है, मीसोफिलिक फेज है। नंबर 2 पे हमारे पास जो है बेसिकली थर्मोफिलिक फेज है, थर्मोफिलिक फेज है। नंबर 3 जो है हमारे पास क्या कहते हैं उसको, अपना मैचुरेशन फेज है, मैचुरेशन फेज है। 3 स्टेजेस के ऊपर मुश्तमिल है। कौन जनाब? कंपोस्टिंग का प्रोसेस। अच्छा जी, क्या होता है जी? अभी बात को बहुत आसान और सादा अल्फाज में समझने की कोशिश कीजिएगा पार्टिसिपेंट्स। बल्कि मैं ऐसे करता हूँ, मैं एक छोटा सा ग्राफ बना लेता हूँ। अच्छा पार्टिसिपेंट, यू सी, बल्कि मैं इसी तरह ही यहाँ पे देख लेते हैं, लाइक दिस। इधर जो है आपका टेम्परेचर आ जाएगा, मैक्स टेम्परेचर हमने कहा 75 डिग्री तक है। 75, 0 से शुरू कर लें, 0 डिग्री, 40 डिग्री। इस तरफ नीचे जो है स्टेजेस के नाम आ जाएंगे। जो पहली स्टेज है दैट इज द मीसोफिलिक फेज, एम मैं लिख रहा हूँ। सेकंड स्टेज जो है वो बेसिकली थर्मोफिलिक फेज है, मैं टी लिख रहा हूँ। तीसरी फेज जो है वो मैचुरेशन फेज है, अगेन मैं एम लिख रहा हूँ। सो नीचे वाली जो लाइन है ये बेसिकली स्टेजेस को रिप्रेजेंट कर रही है। अब होना क्या है, होता क्या है बेसिकली यहाँ पे बारिश में जो सी के टेम्परेचर को मैं यहाँ से 0 से लेके 40 पे जाके रोक रहा हूँ और यहाँ पे रोक के मैं आगे बात करने लगा। क्यों जी? आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द मीसोफिलिक फेज फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए जी, मीसोफिलिक फेज जो है, मीसोफिलिक फेज जो है, अगर इसके ऊपर हम लिखें या बात करें तो मीसोफिलिक फेज इज अ फर्स्ट फेज इन द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग इन व्हिच द डीकंपोजिशन स्टार्ट्स। अच्छा, ये वो फेज है जहाँ पे डीकंपोजिशन का सिलसिला जो है उसका आगाज हो रहा है। ये वो स्टेज है जिसमें सिंपलर वेस्ट जो है उसकी डीकंपोजिशन होती नजर आती है। ये वो फेज है जिसमें डीकंपोजर जो है वो बेसिकली कौन है? मीसोफिलिक एजेंट्स की मदद से डीकंपोजिशन होती है। ये वो फेज है जिसमें मैक्स टेम्परेचर जो है दैट रेंजेस अप टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड ओनली। टेम्परेचर जो है बेसिकली, टेम्परेचर रेंज जो है बेसिकली दैट रेंजेस अप टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर जो है, मैक्स टेम्परेचर जो है इसके अंदर जो है दैट रेंजेस अप टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। 40 से जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो मीसोफिलिक फेज नहीं है। सो ये फर्स्ट फेज है जिसमें कंपोस्टिंग का सिलसिला जो है, प्रोसेस जो है वो शुरू हो रहा है। एक साइड पे टेम्परेचर है, एक साइड पे एक सेकंड जी, ये इस तरफ मैं लिख भी देता हूँ। ये इस तरफ जो है ये टेम्परेचर है जी, और नीचे जो है वो फेजेस के नाम लिखे हुए हैं। इधर टेम्परेचर है और ये फेजेस के नाम लिखे हुए हैं, स्टेजेस के नाम है, मीसोफिलिक फेज, थर्मोफिलिक फेज, मैचुरेशन फेज। तो पहली फेज है जिसमें डिकम्पोजिशन शुरू हो रही है, सिंपलर वेस्ट की डिकम्पोजिशन होती है। मीसोफिलिक, अब मीसोफिलिक एजेंट्स कौन से? भाई मीसोफिलिक एजेंट्स वो एजेंट्स हैं, वो बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं जो कि 40 डिग्री तक चीजों को डिकम्पोज कर सकते हैं। जैसे ही टेम्परेचर 40 से अबव होता है तो दे रिमेन अनएबल टू डिकम्पोज द थिंग्स। वो चीजों को डिकम्पोज नहीं कर सकते क्योंकि उनका जो बेसिकली टेम्परेचर को बेयर करने की सलाहियत है वो 40 तक है। तो उन ऐसे तमाम एजेंट्स को हमने क्या नाम दे दिया जनाब? मीसोफिलिक एजेंट्स का नाम दे दिया, मीसोफिलिक बायोलॉजिकल एजेंट्स का नाम दे दिया। नहीं है, वो ले गए आप, एक ले गए, लेंगे उसको कह दे तो बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। या आप अजहर साहब को दे भी दें। अजहर साहब बैठे हुए हैं इधर साथ। अच्छा, क्या स्कोर है पाकिस्तान का? अभी कितने आउट हुए?
अच्छा चलो शुक्रिया। अच्छा सॉरी पार्टिसिपेंट्स। अच्छा मैं ये अर्ज कर रहा था कि भाई ये जो मिसोफिलिक फेज है ये फर्स्ट फेज है जहां पे डिकम्पोजिशन का आगाज हुआ है। ये वो फेज है जहां पे बायोलॉजिकल एजेंट्स कौन से मिसोफिलिक है। मिसोफिलिक कौन से है भाई? वो एजेंट जो कि 40 डिग्री तक जो है वो टेम्परेचर को बेयर कर सकते हैं। ये जो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं जी, इसमें जो नंबर 1 पे आपको बैसिलस ब्रेविस नजर आ रहा है, बेसिकली ये मिसोफिलिक है। इसमें जो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नजर आ रहा है ये बेसिकली मिसोफिलिक की एग्जांपल है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर को हम 40 से अबव करते हैं, 40 से अबव करते हैं, तो मिसोफिलिक फेज टर्न्स इनटू द थर्मोफिलिक फेज। और मैक्सिमम चॉइस हमारे पास मौजूद है जी, 75 तक हम जा सकते हैं। और थर्मोफिलिक फेज जो है, थर्मोफिलिक फेज जो है व्हिच इज द सेकंड फेज, इसके अंदर आपकी जो डिकम्पोजिशन का सिलसिला है वो एक्सेलरेट होता है। यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रही है, यहाँ पे तेजी के साथ चीजों की डिकम्पोजिशन होनी है। यहाँ पे जो कम्प्लेक्स वेस्ट है, जो कम्प्लेक्स मटेरियल्स हैं, उनकी जो है डिकम्पोजिशन होती नजर आनी है। यहाँ पे जो डिकम्पोजर्स हैं वो कौन है? थर्मोफिलिक है। थर्मोफिलिक कौन से? और भाई जो ऐसे एजेंट जो कि 40 से अबव चीजों को डिकम्पोज करने की सलाहियत रखते हैं। तो भाई ये ऑलमोस्ट आपकी थर्मोफिलिक फेज के दौरान जो है डिकम्पोजिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस, आपका वेस्ट जो है उसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है, ब्रेकडाउन हो जाती है। और उसके बाद कोई मतलब नहीं बचता कि हम टेम्परेचर को 75 पे ही रखें। हम क्या करते हैं कि ग्रेजुअली वी नीड टू डिक्रीज द टेम्परेचर। ग्रेजुअली हम इसको नीचे लेके आते हैं, 0 पे लेके आ जाते हैं। और विच इज द थर्ड फेज, इसमें हो कुछ नहीं रहा, ऑलमोस्ट प्रोसेस आपका कंप्लीट है। ऑलमोस्ट आपकी जब टेम्परेचर 40 से नीचे आएगा तो मिसोफिलिक एजेंट्स दोबारा से देखेंगे, अगर कोई चीज रह गई या डिकम्पोजिशन के काबिल, उसके ऊपर एक्ट करके उसको डिकम्पोज करेंगे। अदरवाइज प्रोसेस आपका कंप्लीट है। यानी वेस्ट को आपने 3 स्टेजेस से गुजारा है और पर्पस सिर्फ एक था, ऑर्गेनिक वेस्ट जो है, ऑर्गेनिक मटेरियल जो है उसकी ब्रेकडाउन करवाना, ब्रेकडाउन की। और अब अल्टीमेटली जो मैच्योरेशन फेज है, इसके नतीजे में, इस पूरे प्रोसेस के नतीजे में हमारे पास एक प्रोडक्ट हासिल हो चुकी है। और इस प्रोडक्ट को अगर हम देखें, इस प्रोडक्ट को हम कंपोस्ट का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? कंपोस्ट का नाम देते हैं। यानी कंपोस्टिंग प्रोसेस है जिसके नतीजे में वेस्ट को डिकम्पोज किया जाता है और उसके नतीजे में एक प्रोडक्ट बनी है, दैट इज द कंपोस्ट। और बहुत काम की प्रोडक्ट है। इस कंपोस्ट के ऊपर चंद पॉइंट्स लिख लें। और इसमें ये कंपोस्ट जो है ये बेहतरीन फर्टिलाइजर है, ये बेहतरीन फर्टिलाइजर है। ये बेसिकली सॉइल के लिए बड़ा अच्छा साबित होता है, सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। ये बेसिकली प्लांट्स या आपकी क्रॉप्स वगैरह जो हैं उनकी ग्रोथ को ये कंट्रीब्यूट करता है, इम्प्रूव करता है। इसके अंदर सलाहियत मौजूद है क्योंकि इट डू हैव, इसके अंदर मुख्तलिफ चीजें मौजूद हैं, काम की चीजें मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोट करना चाहें तो इसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद मिलती है, इसके अंदर कार्बन मौजूद मिल जाती है, इसके अंदर जो है वो फास्फोरस मौजूद मिल जाती है, इसके अंदर हमें मैग्नीशियम वगैरह मौजूद मिल जाता है। अब ये वो चीजें जो कि प्लांट्स के लिए नेसेसिटी भी हैं, सॉइल के लिए भी नेसेसरी हैं। इसके अंदर हमें जो है वो क्या कहते हैं इसका अपना मैग्नीशियम, पोटाशियम जो है वो बेसिकली मौजूद मिल जाता है। मुख्तलिफ चीजें मौजूद हैं और इन चीजों की मौजूदगी की वजह से ही it has the ability to contribute to improve the quality of soil, basically soil की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। और एट द सेम टाइम जो प्लांट्स की जो ग्रोथ है, जो आपकी क्रॉप्स की जो ग्रोथ है उसको भी इम्प्रूव करता है क्योंकि ये सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। बाय द वे इस बुनियाद पे हम इसको सॉइल कंडीशनर का नाम भी देते हैं। जिस तरह हम एयर कंडीशनर नहीं यूज करते बालों की क्वालिटी के लिए, तो ये सॉइल कंडीशनर है क्योंकि इसकी वजह से सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव होती है। तो इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ सॉइल कंडीशनर एज वेल। न सिर्फ ये बल्कि ये कंपोस्ट जो है ये बेसिकली सॉइल की जो है बेसिकली आपकी जो सॉइल है बेसिकली उसके अंदर जो रिटेंशन कैपेसिटी है, यानी सॉइल के अंदर जो है आपकी जो जो मॉइस्चर को रिटेन करने की सलाहियत है, न्यूट्रिएंट्स को रिटेन करने की सलाहियत है, एयर को रिटेन करने की सलाहियत है, ये उसको भी इम्प्रूव करता है। देखिए एयर जो है वो रिटेन रहेगी सॉइल के अंदर, मॉइस्चर रिटेन रहेगा, न्यूट्रिएंट्स रिटेन रहेंगे, तो तभी मुमकिन होता है कि सॉइल जो है अपनी क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव कर सकती है। तो हमने देखा कि अच्छा सॉलिड वेस्ट जो है हमें बिखरा पड़ा है, हमारी एग्रीकल्चरल वेस्ट का, हमारे गली मोहल्लों में ऑर्गेनिक वेस्ट पड़ा हुआ है। तो भाई इन तमाम चीजों को यूज करके हम बेहतरीन किस्म का प्रोडक्ट बना सकते हैं, यानी कि हम कंपोस्ट बना सकते हैं। और कंपोस्ट अगर आपने बना लिया, आपने अगर कंपोस्ट बना लिया
तो भाई ये डबल ट्रिपल फायदा हो गया ना इसका। आपने सॉलिड वेस्ट को भी मैनेज कर लिया, आपने फर्टिलाइजर भी बना लिया, तो फौजी फर्टिलाइजर से जान भी छूट जाएगी आपकी, यानी कमर्शियल जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका जो इस्तेमाल है वो भी आपका काम हो जाएगा। सो इन चीजों को अपनी सोसाइटीज के अंदर इंकरेज करने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो इतने कॉन्सेप्ट नहीं है, बट इंडिया के अंदर काफी हद तक जो है उनका फार्मर जो है वो काफी हद तक एजुकेट हो चुका हुआ है, और दे आर मूविंग टुवर्ड्स के कंपोस्ट वगैरह बनाना है। केचुए वगैरह बहुत वो यूज करते हैं, वो वर्मी कंपोस्टिंग है, मैं उसके ऊपर आने वाला हूँ। तो बेसिकली एक अच्छा टेक्निक है, बजाय इसके क्या में बड़ा बड़ा सॉलिड वेस्ट आया हो, मीथेन प्रोड्यूस करे और एटमॉस्फेयर में काफी बने, आप इसको इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, इसको डिस्पोज ऑफ करके एक काम की चीज फर्दर इससे बना सकते हैं, एक अच्छी चीज है। नाउ इसी पार्टिसिपेंट्स, ये तो था कंपोस्टिंग, स्टैंडर्ड कंपोस्टिंग, जिसको लेके आने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ मेथड्स मौजूद हैं, डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन से मेथड यूज करते हैं। इसके लिए हमारे पास लॉन्ग लिस्ट है मेथड्स, बैंगलोर मेथड अलग से है, नतीब मेथड अलग से है, इंदौर मेथड अलग से है, देयर आर मेनी मेथड्स। उन मेथड्स को पढ़ना हमारे लिए जरूरी नहीं होता, अदरवाइज आई वुड लव टू टीच यू एज वेल दोस मेथड एज वेल, लेकिन वो जरूरत नहीं है हमारी। तो लेकिन उनमें थोड़ा सा टाइमलाइन डिफर करती है, वो कुछ मेथड्स हैं जिनमें 3 महीने लग जाते हैं कंपोस्ट बनाने में, कुछ मेथड्स से 8 महीने लग जाते हैं, कुछ में 9 महीने लग जाते हैं। लेकिन आज की तारीख में टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी हुई है, स्कैंडिनेवियन स्टेट्स के अंदर मौजूद है, बहुत एक्सपेंसिव है, जिसमें आप बहुत जल्दी जो है वो कंपोस्ट बना सकते हैं। जो स्टेट जीरो वेस्ट की बात कर रही है, दे आर डीलिंग विद, दे आर हैविंग दोज दैट टेक्नोलॉजी बेसिकली। तो भाई एक अच्छी चीज है, इसको इस तकनीक को अगर हम इनकरेज करें तो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को भी कंट्रोल किया जा सकता है, सॉलिड वेस्ट को भी मैनेज किया जा सकता है, एक अल्टरनेट फर्टिलाइजर जो है वो भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब ये तो है स्टैंडर्ड कंपोस्टिंग, बस इसी से एक मिलती जुलती चीज जो है वो बेसिकली वो हमें वर्मी कंपोस्टिंग के नाम से देखने को मिलती है। छोटा सा 2-3 डिफरेंसेस लिख लें इसके। वर्मी कंपोस्टिंग जो है बेसिकली अगर हम देखें तो वर्मी कंपोस्टिंग इसको कह रहे हैं बिकॉज इसमें सिर्फ और सिर्फ हम जो है वर्म्स को यूज करें, इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा है तो सिर्फ वर्म्स के ऊपर रिलाई करते हैं। और वर्मी कंपोस्टिंग में सिर्फ 2 स्टेजेस आपकी इन्वॉल्व होती हैं। इसमें आपकी मीसोफिलिक फेज होती है, और इसमें आगे चल के मीसोफिलिक एंड क्या कहते हैं इसको अपना मीसोफिलिक एंड मैचुरेशन फेज होती है। इसके अंदर जो है थर्मोफिलिक फेज इन्वॉल्व नहीं होती। और ये जो वर्मी कंपोस्टिंग है इसमें टेम्परेचर भी आपका रेंज जो है वो आपका कम रखनी पड़ती है। मैक्स जो है बेसिकली 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप रहते हैं, टेम्परेचर को रखते हैं। और ये थोड़ा सा ज्यादा स्पीडी प्रोसेस भी है। इट टेक्स ओनली अ मंथ, 1 महीने में आपका कंपोस्ट जो है बेसिकली रेडी टू यूज होता है। सो इट इज अ स्पीडी प्रोसेस। केचुए आप यूज करते हैं, अगर आपको वक्त मिले तो जरूर आज कोई वीडियो देखिएगा वर्मी कंपोस्टिंग, यू विल एंजॉय। अच्छा, वो केचुए यूज करके जो है वो कंपोस्ट बनाने की कोशिश हो रही होती है। तो एक अच्छी चीज है, और इन चीजों को टेक्निक्स को माशरू के अंदर गवर्नमेंट सतह के ऊपर रह के इंकरेज करना चाहिए, सो दैट के आपकी जो सॉलिड वेस्ट है उसको भी इम्प्रूव हो सके, और ये जो इशू है, ये जो प्रॉब्लम है, इसको भी एड्रेस किया जा सके। तो जनाब ये दूसरा टेक्निक हमारे पास मौजूद था जी आपके डिस्पोजल टेक्निक्स के अंदर। नाउ इसी कि भाई ये जो कंपोस्टिंग है, कंपोस्टिंग से अगर हम बाहर निकलें तो जो तीसरी स्टेज हमारे पास मौजूद है जी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर, तो तीसरी स्टेज हमारे पास मौजूद है जी सॉलिड वेस्ट के अंदर, दैट इज नन अदर देन द, आई गेस मैंने इंसिनरेशन लिखवाया हुआ है, भूलने की आदत हो गई है, पता नहीं क्या हो गया। इंसिनरेशन जो है ये बेसिकली हमारे पास तीसरी टेक्निक है। और इसमें इंसिनरेशन जो है it involves the combustion of solid waste। इसमें डायरेक्टली सॉलिड वेस्ट को आप जलाते हैं, लेकिन ये वो जलाना नहीं है कि इतवार के दिन हमें छुट्टी होती है और माचिस लाइटर तो हमारे पास होते ही है और बाहर निकलते हैं गली में, देखा गंदगी का ढेर है तो आग लगा दी, नहीं, वो ओपन भरने गए। ये भी कंबशन है, लेकिन ये आपकी कंट्रोल्ड फैसिलिटी के अंदर होती है। इसको लेके या इसको डील करने के लिए हमें एक इक्विपमेंट की जरूरत है, और उसी इक्विपमेंट को हम इंसिनरेटर्स का नाम देते हैं। इंसिनरेटर्स में हमारे पास वैरायटी है, सिंपल इंसिनरेटर्स भी मौजूद हैं, मल्टीपल चैम्बर्ड इंसिनरेटर्स भी मौजूद हैं, म्युनिसिपल इंसिनरेटर्स भी मौजूद हैं। तो आप मल्टीपल लेवल्स के ऊपर इंसिनरेटर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। आप म्युनिसिपल सतह के ऊपर भी, आप इंडस्ट्रियल सतह के ऊपर भी आप इंसिनरेटर्स को इंस्टॉल करके सॉलिड वेस्ट को एक कंट्रोल्ड फैसिलिटी के अंदर जो है वो जलाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान की अगर बात करें तो शायद यहाँ पे कोई डॉक्टर साहिबान हूँ क्लास के अंदर, अगर हैं तो शायद उन्हें पता हो कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, इवन जो पब्लिक सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स हैं,
वहां पे इंसिनरेटर्स या इंसिनरेशन प्लांट्स जो हैं बेसिकली, मैं आने लगा हूँ तैयबा बच्चे, एग्जांपल किसकी आप पूछ रहे हैं? अभी मैं इंसिनरेटर से एक छोटा सा ड्रॉ करके कहानी को समझाऊंगा। हमारे जो अस्पताल हैं पाकिस्तान के अंदर, कम से कम जो बड़े शहर हैं बेसिकली, उनके अंदर जो है पब्लिक सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पे इंसिनरेटर्स लगे हुए हैं। सो आप पे है कि डिपेंड्स कि आपके पास पैसे हैं, क्योंकि ये महंगा काम है, पैसे लगते हैं काफी तगड़े इंसिनरेटर्स को लेके आने में, इंपोर्ट करनी पड़ती है चीजें सारी की सारी। लेकिन कुछ जगहों पे हमारे DHQ जो शहर है, कुछ जगहों पे नहीं भी, जैसे बहावलपुर में उस दिन को स्टूडेंट बता रहा था कि सर हमारे यहाँ DHQ लेवल में नहीं है। तो कम से कम जो बड़े शहर हैं वहां पे ये चीजें मौजूद हैं, बट इसमें भी हमारे यहाँ जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा वीक भी हैं। कैसे वीक है आपको थोड़ी देर में समझ आने वाला है। अब इसमें होता क्या है पार्टिसिपेंट्स, बहुत आसान सी कहानी है कि लेट्स सपोज कि अच्छा जनाब हमारे पास एक सिंपल सा इंसिनरेटर मौजूद है, बहुत ही सिंपल इंसिनरेटर यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया लाइक दिस। सिंपल इंसिनरेटर मौजूद है, सिंपल इंसिनरेटर मौजूद है, और इस इंसिनरेटर को यूज करते हुए हमने वेस्ट को कंबस्ट करना है। अब कंबस्ट करना है तो ये वेस्ट, ये जो इंसिनरेटर है ऑब्वियसली ये पावर के ऊपर चलता है, ठीक है। और इसको आपने अगर कंबस्ट करना है वेस्ट को, तो ऑब्वियसली आपने कंबशन के बाद जो उसकी बाई प्रोडक्ट्स हैं उसका आपने रास्ता भी देना हो। लाइक दिस जो है इस तरीके से पाइप्स लगे होते हैं इसके अंदर, और ये एक चिमनी की सूरत में, एक पाइप की सूरत में जो है आप बाई प्रोडक्ट्स को बाहर जो है एनवायरमेंट के अंदर डिस्पोज ऑफ करते हैं। अब इसमें बहुत सादा सी कहानी, और इसमें जैसे मैंने मेंशन किया कि सिंपल सा इंसिनरेटर है, तो सॉलिड वेस्ट जो किसी भी सोर्स से आ रहा हो, आप सबसे पहले जो है वो बेसिकली इंसिनरेटर के अंदर जो है सॉलिड वेस्ट को इन प्लेस करते हैं, और पावर के ऊपर चलता है, बिजली के ऊपर चल रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे टेम्परेचर आपने ऑब्वियसली ज्यादा रखना होता है, यूजुअली टेम्परेचर में राइज अप टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड एज वेल। यहाँ पे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी टेम्परेचर को लेके जा सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन कि अच्छा आपके पास मॉडल कौन सा है आपके पास इंसिनरेटर का, लेकिन इन जनरल जो है आप 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को यहाँ पे लेके जा सकते हैं। यानी एक हाई टेम्परेचर के ऊपर हमने वेस्ट को जलाना है। प्रेफरेबली अगर हम देखें तो भाई 250 से लेके 300 तक अगर हम टेम्परेचर को रखें तो ज्यादा बेहतर तरीके से इंसिनरेटर जो इंसिनरेशन जो है वो चीजों की मुमकिन हो सकती है। 250 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव ही रहना चाहिए टेम्परेचर आपका, ताकि चीजों की कंबस्शन बेहतर हो सके। तो ऑलमोस्ट आपने यहाँ पे वेस्ट को कंबस्ट करना है, आपने जलाना है। अब जला लिया आपने एक चीज, वेस्ट था, इनऑर्गेनिक वेस्ट था, प्लास्टिक्स वगैरह या टॉक्सिक जैसे हॉस्पिटल वेस्ट है, तो उसको जलाने के लिए हम यूज करते हैं। और इसी के भाई वेस्ट तो जल जाएगा आपका, एक ही फैसिलिटी के अंदर आपका जल जाएगा। लेकिन यू सी कि इसका जो ये जो पाइप है, यहाँ से जो बाई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगी, ये हमारे लिए मुनासिब नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि भाई यहाँ से तो अगर हम वेस्ट को जलाते हैं तो यहाँ से तो हीट ने प्रोड्यूस होना है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, यहाँ से तो CO2 ने प्रोड्यूस होना है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, यहाँ से तो कार्बन मोनोऑक्साइड ने प्रोड्यूस होना है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, यहाँ से तो फ्यूरॉन्स ने प्रोड्यूस होना है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, यहाँ से तो डाइऑक्सिन्स ने प्रोड्यूस होना है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, यहाँ से तो ऐश ने प्रोड्यूस होना है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। तो भाई इसकी जो बाई प्रोडक्ट्स है, जो बाई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रही है, ये तो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। ये चीजें तो अल्टीमेटली उधर ही एटमॉस्फेयर में, मतलब ये हुआ कि जिसकी शॉर्ट कमिंग है कि अच्छा जनाब इसकी वजह से एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम एज इट इज रहेगा। लेकिन पार्टिसिपेंट्स पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ अभी, लेकिन दुनिया में हो चुका है, यूरोप के अंदर हो चुका है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंदर हो चुका है कि जनाब दे हैव डेवलप्ड एडवांस्ड इंसिनरेटर्स। और वो एडवांस्ड इंसिनरेटर क्या करते हैं? तो भाई ये जो बाई प्रोडक्ट्स यहाँ से रिलीज हो रही हैं, इनको भी रिमूव करने की सलाहियत उनके अंदर मौजूद है। तो भाई जैसे ये हीट है, इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो काका आप क्या करें, इस हीट से आप अस्पताल की बिजली की जरूरत, पावर की नीड को पूरा करें। अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन जहां पे भी आपने लगाया हुआ है उसकी पावर की नीड को पूरा करें। ऐश जो है इसको रिमूव किया जा सकता है, डाइऑक्सिन्स हैं, फ्यूरॉन्स हैं, उनका रिमूव पॉसिबल है, उनकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। मोहम्मद वसीम बच्चे, मेरे से जितना मैक्सिमम हो सकता है, आई एम स्पीकिंग लाउडली, राइट? मैं जोर से बोल रहा हूँ, पूरा कमरा मेरा गूंज रहा है। मुझे नहीं पता, नहीं समझ आ रही कि आप तक मेरी आवाज क्यों स्लो जा रही है, मुझे नहीं समझ आ रही। यहाँ से डिवाइस का भी जो है वो बेसिकली आवाज बिल्कुल 100% पे है, और मैं भी बहुत लाउडली बोल रहा हूँ। मैं आहिस्ता आवाज में बिल्कुल नहीं बात कर रहा हूँ। अच्छा आई कांट डू, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता, ठीक है? इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? इससे अब नारे लगाने रह गए हैं, जो आजकल नारों का जमाना भी है।
तो खैर मैं पता नहीं क्या कहने लगा था, वसीम साहब तो इसी में जनाब ना शेर ही हो ला बैठे हो, मैंने मैं की कह रहा था। अच्छा हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो एडवांस्ड इंसिनरेटर हैं भाई, उनको अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो बजाय इसके कि इन बाई प्रोडक्ट्स को बाहर आप इसी तरह डिस्पोज ऑफ करें, उनके लिए ट्रीटमेंट मेथड्स अलग से मौजूद हैं और वो आप उनको ट्रीट करके इन चीजों को रिमूव करके आप इमिशंस को लेस हार्मफुल बना के एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो डिस्पोज ऑफ करने की सलाहियत में आ सकते हैं। तो भाई एक बेहतर टेक्निक है। लेकिन अगेन बात वही आ गई, मैंने कहा पाकिस्तान में जो एडवांस इंसिनरेटर्स हैं वो अभी नहीं आए किसी भी सतह के ऊपर, तो मुश्किल काम है जी, मुश्किल काम है। अभी देखें क्योंकि ये महंगी टेक्निक से हमारी, अगर इंडस्ट्रियल सतह के ऊपर, म्युनिसिपल सतह के ऊपर अगर हम इंसिनरेशन को इनकरेज करें, एडवांस्ड इंसिनरेशन को इनकरेज करें, तो इन दैट केस आल्सो जो है जो इनऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह है उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करके आप अपने लिए चीजों को बेहतर बना सकते हैं। आप इन्वायरमेंटल सर्विसेज जो हैं उनके अंदर भी इंप्रूवमेंट्स लेके आ सकते हैं। तो ये भी हमारे पास एक टेक्निक मौजूद है। ना सिर्फ ये पार्टिसिपेंट्स, खुदा आपका हामी नासिर हो, बात को अगर थोड़ा सा हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो नंबर 4 पे हमारे पास जो टेक्निक है जी, जो मैंने आपको लिखवाई थी, लैंडफिल्स या लैंडफिल मेथड, खूबसूरत करके लिखिएगा पार्टिसिपेंट्स, लैंडफिल्स या लैंडफिल मेथड। पार्टिसिपेंट्स लैंडफिल्स की जो टेक्निक है, अगर इसको देखें, आपने लिखना है इसका और साथ ही साथ लिखें कि दिस इज माय असाइनमेंट, द ओनली वन एंड ओनली असाइनमेंट व्हिच आई यूज्ड टू गिव टू द स्टूडेंट्स। आप लोगों की असाइनमेंट है, लेकिन मैं बताने लगा हूं कि इसमें आपने करना क्या है। अब एक जनरल आइडिया जो है इसके ऊपर बात करने लगा हूं। जनरल आइडिया भी अगर मेरा आपको याद रह जाए, ये भी लिख के आ जाए तो बड़ी बात है। लैंडफिल की जो टेक्निक है पार्टिसिपेंट्स, इट इज ऑल अबाउट कि अच्छा जनाब, ये आप ज़ेरे जमीन जो है सॉलिड वेस्ट को दफना देते हैं। आपने जमीन पे, जमीन के अंदर गड्ढे खोदने, जैसे कब्र नहीं खोदते, जैसे हमें रखा जाएगा कब्र के अंदर, तो यहाँ में भी कब्र खोदी जा रही है लेकिन सॉलिड वेस्ट के लिए। और उस पर्टिकुलर चीज को, खड्डे को आप लैंडफिल भी कहते हैं, आप पिट का नाम भी देते हैं। तो आपने गड्ढे खोदने, गड्ढे खोद के आपने सॉलिड वेस्ट को डिपॉजिट कर देना, सादा सी बात। लेकिन ये इतना सादा है नहीं। इसमें जो चीज आपने करनी है, मोर और लेस चीजें मैंने कहीं ना कहीं बता भी दी हैं आपको, लेकिन फिर भी आपने इसके ऊपर रिसर्च करनी है कि जनाब व्हाट शुड बी द लैंड सिलेक्शन क्राइटेरिया और लैंडफिल। ये किसी का माइक ऑन है, किसी बच्चे का, लैंडफिल साइट्स, किसी बच्चे का माइक ऑन है, पता नहीं किसका ऑन है, काइंडली देख लें। आई गेस किसी बच्चे का माइक ऑन है, आई एम नॉट गेटिंग दिस कि ये किसका ऑन है। ईशान होस्ट, ईशान भाई सुन रहे हैं मुझे? मैंने म्यूट कर दिया। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था कि भाई इसमें एक आपने देखना कि अच्छा लैंड सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए लैंडफिल साइट्स के लिए। मोर और लेस चीजें मैंने बता दी हैं, लेकिन फिर भी देखिएगा इसको, बस 7 से 8 पॉइंट्स आपने जनरेट करने हैं। नंबर 2 देखें, लैंडफिल्स का तो मैंने कह दिया कि अच्छा जनाब आपने जो है वो डिपॉजिट करना है ज़ेरे ज़मीन सॉलिड वेस्ट को, बट एट द सेम टाइम इसकी जो फिलिंग टेक्निक्स हैं वो वैरी करती हैं। लेट्स सपोज कि अच्छा हमारे पास इस तरीके से हमने बनाई है फैसिलिटी जिसके अंदर हमने वेस्ट को डिपॉजिट करना है, टू सम एक्सटेंट या इन सम केसेस यू सी कि अच्छा जनाब हमने सॉलिड वेस्ट को यहाँ पे फेंकना है और ऊपर से सॉइल से कवर कर देना है। प्रिकॉशनरी मेजर्स हमने ऑब्वियसली लेनी है, प्लास्टिक की शीट्स को यूज करना है ताकि ये चीजें पर्कुलेट होकर नीचे ना जाएं, नीचे अंडरग्राउंड वाटर जो है उसको बल्यूट ना करें। अंडरग्राउंड वाटर जो है उसको अंडरग्राउंड वाटर वगैरह जो है उसको कंटामिनेट ना करें। ठीक है जनाब, एक तो ये है। लेकिन इसकी फिलिंग टेक्निक्स है कि हाउ टू फिल द लैंडफिल्स, हमने इसके अंदर सॉलिड वेस्ट फेंकना कैसे है। आप इसके ऊपर रिसर्च करेंगे तो यू विल बी एबल टू सी कि एक ट्रेंच मेथड आपको देखने को मिलेगा। इसके ऊपर एक पैराग्राफ अलोंग विद डायग्राम बनाइएगा। आप रिसर्च करेंगे आपको एरिया मेथड देखने को मिलेगा। ये फिलिंग टेक्निक्स हैं कि कैसे हमने इनको फिल करना है, सॉलिड वेस्ट को डिपॉजिट कैसे करना है।
इसके ऊपर भी एक पैराग्राफ अलोंग विद डायग्राम। इसके अलावा आप रिसर्च करेंगे आपको देखने को मिलेगा सेल मेथड, इसके ऊपर भी एक पैराग्राफ आपने लिखना है अलोंग विद द डायग्राम बेसिकली। तो एरिया मेथड, ट्रेंच मेथड, सेल मेथड, इन मेथड्स के ऊपर एक एक पैराग्राफ अलोंग विद द डायग्राम आपने लिखना है। तो ये लिख के आप मुझे LMS पे जो भी है आपका तरीकाकार वो आपको मेरे से ज्यादा अच्छा पता है, तो वहां पे आपने शेयर करनी है और इसको मैं देखूंगा। ना हुआ तो मैं अगली क्लास में क्विज भी रख सकता हूँ, इतना बड़ा मसला नहीं है। तो पार्टिसिपेंट्स, ये एक छोटा सा टॉपिक था जी हमारे पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेके। इस टॉपिक को लेके किसी किस्म का कोई मसला है, किसी किस्म की कोई परेशानी है, तो यू गाइस आर ओपन फॉर द क्वेश्चंस। जी जनाब, आज मैंने अभी पूछा, इससे पहले नहीं पूछा। यू गाइस ओपन फॉर द क्वेश्चंस। गलती हो गई शायद मेरे से। जनाब यू गाइस आर ओपन फॉर द क्वेश्चन। जी जनाब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं क्लास? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं, सेहत ठीक है आपकी? मसला परेशानी जनाब? जी जनाब, कोई मसला, कोई परेशानी जनाब? कोई सवाल जनाब? मसला परेशानी से मुराद है तो कोई सवाल है? वो काका समझ आ रही तुहानू के ना? सर कार्बन फुटप्रिंट पे शॉर्ट नोट आया है पास्ट पेपर्स में, कार्बन फुटप्रिंट पे आया हुआ है GST में, सिलेबस में तो नहीं आता। कार्बन फुटप्रिंट इज ऑल अबाउट एक इंडिविजुअल कितनी कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट। सर आपने ऑल राइट जी, ठीक है। ये बच्चा एक डायरेक्ट मुझे मैसेज कर रहा है, ओपन टू एवरीवन चैट करके मैसेज किया करें। और ये मोहतरमा पूछ रही हैं सर अफ्तारी पुराने पाकिस्तान में होगी? पुराना पाकिस्तान बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लग पता जाना है। we don't deserve Imran Khan as a nation, we don't deserve the honest personalities। हमारे लिए चोर डाकू ही ठीक है, सीधी सी बात है। अब किसी की दिल आजारी होगी तो मैं माफी चाहता हूँ उसके लिए, लेकिन क्या करें जी, गुस्सा आया हुआ है, टेंशन है, परेशानी है पिछले 2-3 दिन से। खान साहब की हालत है, ठीक है, डोंट डिजर्व खान। वो पागल आदमी है, हमें एक ऐसी कौम के पीछे लगा हुआ है जो अपनी हालत खुद ही नहीं तब्दील करना चाहती। 3-3.5 साल रोला डाल डाल के चोर हैं, चोर हैं, चोर हैं, डाकू हैं, डाकू हैं, डाकू हैं, आखिर में जी आए जी आप ही हुकूमत करें हमारे ऊपर। हद होती है। चलें जी, ठीक हो गया, चलें जी, बात आगे बढ़ाते हैं जी। कोई नहीं जागी है वहां भी, सवाम को अपना कुछ नहीं पता। 5 मिनट का हम पॉज ले रहे हैं जी, और 5 मिनट का पॉज लेने के बाद मैं वापस आता हूँ। ठीक है जी, 5 मिनट का, 5 से 7 मिनट का पॉज ले रहे हैं, उसके बाद वापस आता हूँ। 5-7 मिनट का पॉज लेते हैं जी। Hello to everyone. All right, ji. Muhammad Wasim is here. All right. Other students are also here. All right, ji. Well, dear students, break पे जाने से पहले we talked about the solid waste and waste management. उसके ऊपर हमने डिस्कशन की, जो कि इन्वायरमेंटल साइंस के पार्ट में से टॉपिक था। Now we are heading onward, और बात को